दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज चैनल। हमेशा की तरह अपनी बात शुरू करने के पहले आपसे वही एक गुजारिश करनी है, निवेदन करना है, विनती करनी है, अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो हम आपको डालें वो आप उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करें। और इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों आज कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया गया। उसमें जारी कर दिया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और उसमें 5 तरह के न्याय की बात कही गई है जिन्हें राहुल गांधी पहले से दोहराते रहे। इसके घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष जो है वो पी चिदम्बरम बनाए गए थे, और उस घोषणा पत्र में पूरी तरीके से राहुल गांधी के जो की नीति है उसकी छाप है। राहुल गांधी ने जो इसमें जो प्रमुखता है वो प्रमुखता दी गई है सामाजिक न्याय को। जो न्याय है उस न्याय में सर्वोपरि स्थान दिया गया सामाजिक न्याय को। जातिगत जनगणना करा के वंचितों की विभिन्न जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रशासन में और जो है शासन में भागीदारी दिलाना, ये उसके संकल्प का सार है इस न्याय के, इस घोषणा पत्र के। और इसके लिए उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आ गई, कांग्रेस पार्टी ने कहा है, तो हम इसके लिए जो आरक्षण की समय सीमा समाप्त करेंगे और पूरा प्रतिनिधित्व वंचित जातियों को पूरा प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए उनकी खातिर आरक्षण का दायरा और ज्यादा बढ़ाए। राहुल गांधी एक अरसे से इस बात का एक अभियान चला रहे हैं, जबकि सामाजिक न्याय के मामले में कांग्रेस ने कभी कोई साहसिक फैसला नहीं लिया, बल्कि वो एक तरह से यथास्थितिवादी मानसिकता का प्रतिनिधित्व करती रही। कांग्रेस उसी का पोषण करती रही। कांग्रेस में भी जो प्रभावी वर्ग सत्ता तो सवर्णों की रही, और उन सवर्णों की रही जिनका एक तरह से कौरवों जैसा सोच था, जो बहुत उसके विशेष अवसर के सिद्धांत के बहुत ज्यादा कायल नहीं थे, और इसलिए उन्होंने हमेशा इसका विरोध किया। मंडल आयोग की रिपोर्ट, जो पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी उस समय पे जनता पार्टी की भारत केंद्र में, उस समय मंडल आयोग का गठन किया गया था, और मंडल आयोग की सिफारिश तब आई जब कांग्रेस की सरकार दोबारा से पदारूढ़ हो चुकी थी केंद्र में। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उसको दबाए रखा, उस मंडल आयोग की रिपोर्ट को। ये अपने इसी यथास्थितिवादी सोच के कारण उसने दबाए रखा कांग्रेस पार्टी ने। और फिर एक बार केंद्र में बदलाव हुआ तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की जनता दल, विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में जनता दल सरकार ने इसको लागू करने का काम किया। और जब इसको लागू किया तो उस समय जो राहुल गांधी के पिता है राजीव गांधी, वो जीवित थे, और उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। खुद जो है राजीव गांधी, जैसा राहुल गांधी ने आज एक तरह से प्रतिबद्ध राजनीति का, जिसमें बड़े जोखिम है, उसका झंडा लेकर आगे बढ़ने की दिलेरी आज दिखा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का वैसे इस टाइप का इतिहास नहीं आ रहा, कोई प्रतिबद्धता के मामले में कोई हार्ड लाइन लेने का कोई इतिहास नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी जैसे बात तो करती रही धर्मनिरपेक्षता की, लेकिन उसने काम किया। उदाहरण तो राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी है। जब मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में उन्होंने शाहबानों वाले फैसले को पलट दिया था, और फिर जब उन्होंने अपना मेंटोर बना रखा था अरुण नेहरू को उस समय, तो अरुण नेहरू कट्टर हिंदूवादी सोच के थे। वो उनका भी एक दूसरे ध्रुव की सांप्रदायिक राजनीति करते थे। तो उनके दबाव में उन्होंने अयोध्या का जो विवादित स्थान पे जो मंदिर था उसका उन्होंने जो है ताला खुलवाने का काम राजीव गांधी ने किया था। और एक बड़ी हिंदूवादी सोच के जो मौजूदा महंत हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में गोरखनाथ पीठ के योगी आदित्यनाथ, उनके गुरु महंत अवैधनाथ थे, और उस समय जो
हिंदूवादी ताकतों के जो आंदोलन चल रहे थे, उस आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं में से वो थे महंत अवैधनाथ, और उनके परम शिष्य थे, उनसे निर्देशित होकर काम करते थे वीर बहादुर सिंह। तो वीर बहादुर सिंह को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया था। तो वीर बहादुर सिंह एक सांप्रदायिक लाइन लिए बैठे थे, और राजीव गांधी को भाई लोगों ने समझा रखा था कि आप हिंदुओं को भी साथ दे रहा हो और मुस्लिम कट्टरपंथियों को भी साथ दे रहा हो, तो इससे आपकी कांग्रेस पार्टी की ताकत बनी रहेगी, कांग्रेस पार्टी को दोनों ओर से फायदा मिलेगा। तो दोनों ओर से तो फायदा तो नहीं मिला, बल्कि वो दोनों का, और उसने विश्वास खो दिया राजीव गांधी को। इसी कारण से 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के हाथ में सत्ता गंवानी पड़ी, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह और जनता दल से विश्वासघात करके जो समाजवादी जनता पार्टी बनी थी, जिसने राजीव गांधी ने जिसको सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया था, और वो भी अल्पकाल में फेल रही थी। तो ये विफलताओं का एक बड़ा ठीकरा फिर जैसे जनता पार्टी की सरकार भी टूटा था, वैसे ही 1989 के बाद की सरकारों पर भी टूटा था। तो अब उससे तो ये होना चाहिए था कि राजीव गांधी की जबरदस्त बहुमत से वापसी होती, लेकिन स्थिति ये थी कि अगर राजीव गांधी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या न हुई होती तो 1991 के मध्यावधि चुनाव में भी राजीव गांधी को फायदा होने की बजाय नुकसान होने वाला था। जितनी सीटें उनको मिल गई थी 1989 में भी उतनी भी सीटें मिलने नहीं जा रही थी। फिर उनकी हत्या के बाद उससे उपजी सहानुभूति लहर का भी जो लाभ मिला कांग्रेस को, इसके बावजूद भी कांग्रेस अपने दम पे बहुमत में नहीं आ पाई थी। नरसिंह राव जी उसके बाद में प्रधानमंत्री बने थे, तो नरसिंह राव जी की को अल्पमत सरकार चलानी पड़ी, और अल्पमत सरकार को वो पूरे 5 साल कैसे चलाएं, इसके लिए जो उनका जो हुनर था, वो हुनर उस समय भारतीय राजनीति में पतन का एक जबरदस्त अध्याय लिखने का काम उन्होंने अपने उस हुनर के माध्यम से किया। उस समय ही सांसदों की खरीद फरोख्त शुरू हुई, सांसदों की खरीद फरोख्त करके और समर्थन पार्टियों की राजनीति खरीद फरोख्त करके और उनके समर्थन से सरकार चलाने का काम हुआ। और उसमें मुलायम सिंह जैसे जो है राजनीतिक सौदागर उभरे, जो ऊपर से तो पाना ओढ़ते रहते थे, बहुत ही जिहादी किस्म का, लेकिन वो क्या थे, एक विश्वतम सौदेबाज राजनीति के थे, और उस सौदेबाजी की उन्होंने पूरा प्रतिफल नरसिंह राव से भी लिया। और उसके बाद में जब मनमोहन सिंह की सरकार आई, तो मनमोहन सिंह की सरकार भी जब संकट में फंसती थी, तब भी उसका वो प्रतिफल वसूलते थे, और उसके लिए उन्होंने अपने जो वो कहते थे हमारे स्वाभाविक मित्र वामपंथी दल, उनके साथ में भी उन्होंने परमाणु समझौते के मामले में कैसा दगा किया, ये छुपा नहीं है। कहने का मतलब है कि प्रतिबद्ध राजनीति कांग्रेस ने की नहीं थी, और प्रतिबद्ध राजनीति की वजह से वो जिस पतन का शिकार हुई, तो वो राजनीतिक नैतिकता को गर्त में पहुंचाने का श्रेय उसे मिलना चाहिए। और जिसकी जो और ज्यादा गहराइयां नापने का काम हमारी मोदी सरकार कर रही है। मोदी सरकार के सामने हालांकि कोई मजबूरी नहीं है, अल्पमत की सरकार नहीं है, दोनों बार मोदी जी भारी बहुमत के साथ में सरकार बनाने में सफल हुए, लेकिन मोदी जी भी कोई प्रतिबद्ध राजनीति नहीं करते। अब तो खैर उनकी पार्टी में इस बार तो उन्होंने आयातित नेताओं की भरमार कर ली, तो वो कहाँ से वो जो पार्टी की आरएसएस के जो प्रतिबद्ध नेता थे, वो तो एक किनारे पे हो गए, और उन्होंने ऐसे लोगों से भी उनको एनडीए के साथ जोड़ने में गुरेज नहीं किया, जिनसे विचारधारा के स्तर पर उनका 36 का आंकड़ा है। वो एक तरह से कट्टर हिंदुत्व की बातें करते, और हिंदू राष्ट्र एक घोषित तौर पर उन्होंने हिंदू राष्ट्र में तब्दील करके के जो है रखी दिया देश को। दूसरी तरफ वो उन पार्टियों से भी जिनके पास जातिगत आधार है, और जातिगत आधार इस आधार पे है कि जो हिंदुत्व में जो है धर्म की आड़ लेकर जो एक तरह से
एक मानवतावादी जो व्यवस्थाएं हैं उनका जो पोषण करने का काम होता है, उनमें सुधार लाने का, उससे हिंदुत्व को मुक्त कराने के लिए जो आवाजें उठाते हैं, उन दलों के साथ में भी उनका तो वैसे तो कोई रिश्ता बनता नहीं है, एक पवित्र कोई रिश्ता नहीं बनता, लेकिन वो एक अपवित्र रिश्ता उन्होंने उनके साथ जोड़ने में भी उनको एक ऐसे अपवित्र रिश्ता बनाने में भी उनको मोदी जी को कोई संकोच नहीं रहता। तो खैर मोदी जी की तो अवसरवादी राजनीति की पराकाष्ठा है, लेकिन राहुल गांधी की दिलेरी की तारीफ करनी पड़ेगी। कांग्रेस में, जैसा मैंने पहले कहा, कांग्रेस में तो एक यथास्थितवादी सवर्ण वर्ग सत्ता का वर्चस्व रहा है, और वो ये जब से ये तराना उन्होंने गाना शुरू किया है, तराना आलापना शुरू किया है, ये सामाजिक न्याय का तराना, जातिगत जनगणना का तराना, और पिछड़ों और अन्य वंचितों को प्रशासन व शासन में उनकी आबादी के मुताबिक भागीदारी दिलाने का तराना जब से गाना शुरू किया है राहुल गांधी ने, तब से वो बहुत भड़की हुई है, और इसीलिए सवर्ण नेता, तमाम सारे सवर्ण नेता उससे विचलित होकर राहुल गांधी के इन इरादों से और वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। और उन्होंने इस बात का भी प्रयास किया, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को समझाने की कोशिश की कि इससे राहुल गांधी के इन तौर तरीकों से कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान होगा, और कांग्रेस पार्टी के साथ इससे कोई वंचित तो जुड़ नहीं रहे, और सवर्ण जो आज भी बौद्धिक नेतृत्व करता है भारतीय समाज का, वो और ज्यादा छिटकता जा रहा है। और तो राहुल गांधी को समझाया जाए, उन्होंने कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी कोई किसी की समझने के लिए, किसी की बात समझने के लिए तैयार नहीं। राहुल गांधी को ये बात पता है, राहुल गांधी का इस बात में दृढ़ विश्वास है कि एक तरह से एक कांग्रेस पार्टी जिसने राजनीतिक नेता को, राजनीतिक अधः पतन को एक बहुत अतल गहराई में तक पहुंचाया था, आज वही जो है उसके नैतिक मूल्यों के पुनरुत्थान का कांग्रेस पार्टी के अंदर और भारतीय राजनीति के अंदर एक नैतिक मूल्यों का, एक सैद्धांतिक ईमानदारी लाने वाले, सैद्धांतिक राजनीति की एक ईमानदारी के लिए साहस दिखाने का आज वही उसका सूत्रपात का श्रेय भी आज वही ले रही। तात्कालिक तौर पर राहुल गांधी के काम से, राहुल गांधी के साहस का हो सकता है कि कीमत चुकानी पड़े। वैसे तो जो इंडिया गठबंधन है वो दिवा स्वप्न में जी रहा है, और ये कह रहा है कि जो है हम मोदी का अब की बार भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत तक हम नहीं पहुंचने देंगे, मैजिक नंबर तक उसको नहीं पहुंचने देंगे, हमारी घेराबंदी इस तरीके की है। दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो 400 पार जाने की बात कह रहे, तो इंडिया गठबंधन दिवा स्वप्न चाहे कुछ देख रहा हो, लेकिन ये बात तय है कि 400 के पार तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से वास्तविकता की धरातल पर स्थिति यह है कि पिछली बार से ज्यादा सीटें लेने की स्थिति में पहुंच रही है। और ये जो सामाजिक न्याय को घोषणा पत्र में प्रमुखता से जुड़वाया है राहुल गांधी ने, राहुल गांधी की इस दिलेरी की वजह से इस चुनाव में हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए की संभावनाएं और ज्यादा बुरी हों, कांग्रेस पार्टी और ज्यादा पिछड़ जाए। लेकिन अगर बात सिद्धांतों की, अगर सिद्धांत राजनीति का रास्ता सही है, तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल उचित है, और राहुल गांधी की ये राजनीति एक न एक दिन फलीभूत होगी। अभी अगर उनमें अंदर संघर्ष का मादा रहा तो 2024 में फलीभूत नहीं होगी, तो 2000 जो है 29 में जाके फलीभूत होगी। आगे चल के ये राजनीति की दिशा बदलने का काम करेगी। ये जो है उनकी जो न्याय नीति है वो राजनीति में आगे चल के दिशा बदलने का काम करेगी। न्याय नीति के लिए दुनिया में कई जगह न्याय नीति पर चलते हुए
राहुल गांधी से बड़े बड़े संघर्ष लोगों ने झेले हैं। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए पूरी जवानी जेल में बिता दी थी, लेकिन आखिर में दक्षिण अफ्रीका को वो राजनीतिक दास्ता से मुक्ति दिलाने में सफल हुए, वो सत्ता में पहुंचने में सफल हुए, वो उस जो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता का गौरव पाने में सफल हुए। आज वो जो है वो एक अफ्रीकी राजनीति में आज जो है पूरे विश्व राजनीति में उनका एक बहुत ही वो न रहे हो, लेकिन एक बहुत आदरणपूर्ण स्थान है। उस ढंग से कई लोगों ने कीमतें चुकाई हैं। तो राहुल गांधी के बारे में भी अभी तक दिखाई दे रहा है कि वो भी कोई भी उसके लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार है अपने सिद्धांतों के लिए, और उसका एक स्वागत होना चाहिए। और जो एक चाहते हैं कि राजनीति में बदलाव हो, जो इस समय आज के उन्मादी दौर में जिनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन इस देश में बदलाव लाने का काम उन्हीं की भावनाओं के जरिए होगा एक दिन। तो उनको ये राहुल गांधी का ये कदम बहुत सहारा होगा। और लोग ये भी चाह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने सामाजिक न्याय के बारे में एक तैयार किया है, एक रूपरेखा बनाई है, वैसे एक वो आर्थिक न्याय के बारे में भी रूपरेखा तैयार करें। एक अंधाधुंध कारपोरेटीकरण को रोकें। वो नेहरू यगीन मिश्रित अर्थव्यवस्था को, जो नेहरू यगीन मिश्रित मॉडल है और जिसमें सार्वजनिक तमाम सारी जिम्मेदारियां सार्वजनिक क्षेत्र अपने पास रखने की बात है, उसको जो जैसा वक्त बदल रहा है उसके अनुरूप उसको प्रासंगिक बनाते हुए, उसको नवीनीकृत करते हुए, और वो उस न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था के मॉडल के लिए भी एक लड़ने का काम, सामाजिक न्याय के लिए जैसे लड़ने का काम कर रहे वैसे एक करें। तो वो एक समय से पहले उनकी एक कोशिश होगी, लेकिन जो आने वाला जो भारत बनेगा, आने वाले भारत का जो नक्शा तैयार होगा, उसमें ये कहा जाएगा कि उसके पीछे एक राहुल गांधी जैसी शख्सियत की सोच थी। और राहुल गांधी हो सकता है कि एक युग निर्माता का भी तात्कालिक जोखिम उठा के लेकिन आगे चल के इतिहास में एक युग निर्माता का भी दर्जा हासिल कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।